से ध्यानपूर्वक आप लोग को लगाना है और अपना स्कोर भी बताइएगा। और चाहत है वर्दी लेना तो वर्दी लेना है, बस चाहत नहीं बनकर रह जाना चाहिए, वरना तो जानते ही आप लोग कि चाहता कोई और है और उड़ा ले जाता है कोई और। ठीक, तो वो नहीं काम होना चाहिए। दिल में इच्छा है कि हम बनना है बिहार पुलिस, तो कभी कभी अपने को जांचना पड़ता है। फुल मॉक टेस्ट लगाने का मेन मकसद यही होता है कौन सा मेरा पोर्शन कमजोर है, टाइम मैनेजमेंट, और ये देखना कि एक्यूरेसी कितना है, कितना मेरा तैयारी हो चुका है और किस क्षेत्र में तैयारी ज़्यादा करना है, कहाँ गलती हो रहा है उसको सुधार करना है। डाउट वाला क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए और आसान आसान क्वेश्चन तो और नहीं होना चाहिए। ये देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल मॉक टेस्ट है और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को डाला था। अब चलिए लगाइए ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन एस्प्रिन। एस्प्रिन अक्सर आप लोग जब भी बुखार लगता है या जब भी दर्द होता है तो ये आपको पीड़ाहारी भी है, यानी कि पीड़ा के लिए दिया जाता है। और जब बुखार होता है कुछ आपको कुछ टेम्परेचर तक, तब पर भी इसका दिया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी कि एंटीपायरेटिक है। ये कौन सी है? एंटीपायरेटिक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आराम से लगा लीजिएगा बी। इसे सिलसेलिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बोला जाता है, जो कि आपको बैक्टीरियल रोग के लिए दिया जाता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो शरीर में रेजिस्टेंस बना देता है और फिर एंटीबायोटिक गोली खाने के बाद वो काम उम करता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? सभी लोगों को क्वेश्चन लगाना है। अब क्वेश्चन लगाइए प्लीज, आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आकाश नीला दिखाई देता है, अपना कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइएगा। यहां पर देखो, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि इसमें होता है परिकंडन। अब बात करते हैं किसका परिकंडन होता है। दो चीज तीन चीज याद रखना। जो रंग दिखाई देता है, यानी रंग दिखाई देने के कारण दो चीज हो सकता है, एक तो परिकंडन हो सकता है, एक व्यतिकरण हो सकता है। और ये चमकीला दिखाई देने में भी दो कारण होता है, जैसे कि एक प्रतीत होता है, एक दिखाई देता है। सो जो चीज प्रतीत होता है वो अपवर्तन होता है, और जो चीज चमकीला दिखाई देता है उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक, चलो मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। आकाश देखोगे तो नीला दिखाई देता है क्योंकि जो नीला होता है उसका तरंगधर सबसे कम होता है, लेकिन परिकिंडन क्या होता है? उसका अधिक होता है, यानी कि लघु तरंगधर जो होता है इसके वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिंडन होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो कहोगे सर जी कि लाल उगते समय डूबते समय सूरज दिखाई देते हैं, जबकि उसका तो परिकिंडन अधिक है, मतलब कम है, मतलब तरंगधर ज्यादा है ना लाल का, तो परिकिंडन तो कम है। तो कैसे? तो वो दूर से आ जाता है। देखो, जो प्रकाश कम परिकिंडित होता है उसे दूर से देखा जा सकता है, दूर से देखा जा सकता है। तो जो सूरज उगते हैं डूबते हैं, और दूर से जो दिखाई देता है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल ज्यादा छितराता नहीं है, तो उस समय क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो सुबह अगर आप जगोगे या शाम को देखोगे, लाल सूरज दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय दीर्घ तरंगधार का परिकिंडन होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा। और ऐसे आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देना, पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र नीला दिखाई देना, ये सब जो होता है ये होता है लघु तरंगधर का परिकिंडन होता है। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? अब ये क्वेश्चन में डाउट होता है, बहुत लोगों को इधर उधर क्वेश्चन लगा देते हैं। देखो, रेडियम की बात कर रहा है। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। वही जो तुम्हारा रेडियम होता है ना, पहले आता था, लोग लगाते थे, हाथ में चमकते रहता था, घड़ी में भी लगाया जाता है। सो ये पिंच ब्लेड से आपको निकाला जाता है। किससे? पिंच ब्लेड से। बाकी आप देखोगे हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट, सिडेराइड, आयरन पायराइट, ये किसका अयस्क होता है? मैग्नेटाइट। ये आयरन का होता है, यानी लोहा का होता है। पिंच ब्लेड से क्या निकालते हैं हम लोग? रेडियम निकालते हैं। इसे भी याद रखिएगा। रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी कि इसकी नाभिक बड़ा है, इससे अल्फा बीटा गामा जरूर निकलता है रे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? सबसे पहले मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग 55% के करीब पाया जाता है, और उसमें आप देखोगे कि उस प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? तो उस प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत देखा जाए तो कितना होगा? लगाओ। तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत लगभग होता है आपको 90 से 92%, यानी कि 90 यहां पर सटीक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, यानी प्लाज्मा में आपका पानी जो पाया जाता है ये आपको 90% पाया जाता है, अधिक पानी पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। और रक्त आपको पता ही है, रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है प्रतिदिन मूत्र का त्याग जो करता है 1.5 से लेकर 2 लीटर तक कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। और आपको रक्त क्या है? रक्त में आप देखोगे एक होता है हीमोग्लोबिन,
ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा। रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त की कमी से हो जाता है अरक्तता रोग हो जाता है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपको पूछे लोहा सबसे अधिक क्या खाना पड़ता है रक्त की कमी में, लोहा जब कम हो जाता है रक्त में तो पालक खाना पड़ता है, यानी आयरन पालक में ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। परमाणु, यहां देखना चाहिए, यहां से ये देखो ऐसे कुछ यहां पर है, यहां पर परमाणु बम होगा। ये देखो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अगर परमाणु सिद्धांत मात्र देता कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो वो जॉर्ज डल्टन ने दिया था। बट ये पूछ रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय बड़ा नाभिक को क्या किया जाता है, विखंडित किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है, तो वहां से एनर्जी निकलता है जो परमाणु बम के एनर्जी का स्रोत है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो आपको छोटा छोटा नाभिक होता है, जैसे लाइक आपको हाइड्रोजन के नाभिक को जोड़ा जाता है और वो हीलियम के नाभिक में बदलता है, जैसे आपको सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत मिलेगा वो नाभिकीय संलयन होगा, ठीक। या हाइड्रोजन बम में जो ऊर्जा का स्रोत मिलेगा वो नाभिकीय संलयन होगा। बम जब भी होगा वो हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम हो, परमाणु बम होगा तो अनियंत्रित होगा, और विशेष सी बात है किसी विनाश करना है सो अनियंत्रित विखंडन होगा परमाणु बम में, और वही हाइड्रोजन बम होगा सो अनियंत्रित क्या हो जाएगा, संलयन होगा। ये आपको ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर खोला, तो फ्रांसीसी ने सबसे पहला कारखाना देखोगे खोला था सूरत में। कहां पर, सूरत। अभी सूरत कहां पर है, अभी सूरत है गुजरात में। कहां पर है भैया, गुजरात में, ये भी याद रखिएगा गुजरात में है। और एक आपको अधिवेशन हुआ था गुजरात में, यह हुआ था 1907 के 1907 के गुजरात अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। इसे भी याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और सूरत किसके लिए जाना जाता है, तो हीरा को तराशने के लिए जाना जाता है, गुजरात का शहर है, हीरा तराशने के लिए भी जाना जाता है आपको सूरत, ठीक। आप तो ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन था कि कहां सबसे पहला फैक्ट्री लगाया गया फ्रांसीसी द्वारा, इसके बाद मछलीपट्टनम में लगाया गया था। ये लगाया गया था 1668 में, देखोगे 1668 में देखोगे ये लगाया गया था, कहां पर, सूरत में लगाए थे फ्रांसीसी लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन लगाना है आप लोगों को, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। तो द्रव अगर मान लो ये 1 लोटा हम पानी ले लिए, या 1 गिलास, या कोई केतली में पानी है, अब क्या किए, यहां पर देखो पानी को हम गर्म किए, बर्नर लगाकर पानी को क्या कर दिए हम लोग, गर्म कर दिए। सो वाष्पीकरण कब होगा, जब पानी क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन में हो जाएगा, यानी कि आपको पूछे तो 80 रूमर में हो जाएगा, यानी पूछे फahrenheit में तो 212 फahrenheit में हो जाएगा। ये आपको अगर हो जाता है तो क्या होता है, ये सभी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर यानी जिस पर पानी आपको उबलने लगता है वो टेम्परेचर मैंने लिखा। अब ये जो देखोगे कि पानी क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, तो जैसे जैसे वाष्प ऊपर उड़ते जाएगा, वाष्प वैसे भी ज्यादा आपको देखो गर्म होता है, उसमें गुप्त उष्मा होता है, हाथ जल्दी से जल जाता है, तो वाष्प आपको निकलते जाएगा, तो obvious सी बात है ठंडा पानी बनने बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या पड़ेगा। तो वाष्पीकरण हो गया, ऊपर वाला जो भी हो रहा था, नीचे वाला क्या है, ठंडा है, तो घटेगा, क्या हो जाएगा, यहां पर घटेगा हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। सबसे कम तरंगधर वाला प्रकाश कौन सा है, सबसे कम तरंगधर वाला जो प्रकाश है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। आप लोग अक्सर मेरे सेट पर आवाज उठा लेते थे सेट पर ये बोलते थे कि सर जी बहुत ही आसान सेट है, बहुत आसान सेट नहीं है। मैं सेट जब भी आपको सब्जेक्ट वाइज कराता हूं तो आपको आसान लगता है, वही मिक्स जब भी करेगा आपको सेट हार्ड हो जाता है। और अभी मैं बता दूं, मार्केट गया था, इलाहाबाद से बुक मंगाया हूं, इलाहाबाद पब्लिकेशन, आपको जानते हैं यूथ पब्लिकेशन है, सेम आप देखिएगा कि वही कॉन्सेप्ट पर वही चीज आपको फॉलो कर रहा है, और मैं आप लोगों को इतना बेहतर क्वेश्चन करा रहा हूं। पेड क्लास वाले को मैं बता दूं कि आप लोगों को लिए बुक आ गया है, और आप लोगों का 15 का 15 सेट में लगाऊंगा तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि नहीं सर सही बोल रहे थे। सभी जो है पुराने बुक निकाल रहे हैं, अभी जो नया मेहनत किया गया है वो 10th सिलेबस पर ही बुक निकाला गया है, और मैं आपको दिखाऊंगा सेट जब कराऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि नहीं सर जी क्या बोल रहे थे, एकदम सही बोल रहे थे। क्योंकि यूथ पब्लिकेशन अपने आप में इलाहाबाद के सबसे वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहां से हमने LLB किया है, वहां के बहुत से टीचर जो है यूथ पब्लिकेशन में काम करते हैं, यानी प्रोफेसर, टीचर नहीं प्रोफेसर, ठीक। सबसे कम तरंगधार वाला प्रकाश होता है, सबसे कम जो तरंगधार होता है ये होता है तुम्हारा बैगनी का, ठीक, बैगनी का होता है सबसे कम, यानी कम होगा। और परिकिंडन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी आपको क्या होगा, तरंगधार जो होगा, वेवलेंथ जो होगा, ये जो होगा आपको क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, लेकिन स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन जो होता है ये मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और वहीं आप देखोगे सबसे ज्यादा जो तरंगधर होता है लाल का होता है, और प्रकीर्णन क्या हो जाता है, लाल का कम हो जाता है। तरंगधर आपको ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम हो जाता है। सो यहां पर आंसर डी हो जाएगा, 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन सदी के महान वैज्ञानिक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, गुरु जी एग्जाम का डेट बट हमको ना समझ में आ रहा है, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि एग्जाम का डेट सीएसबीसी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। आप लोग एक्सटर्नल फैक्टर के मत करो। देखो जब भी एग्जाम होता है ना, कुछ लोग एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग 10 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड जारी कर देता है, 10 दिन तुम्हारा एग्जाम बचेगा, तो उस समय क्या पूछने आओगे सर जी से कि सर जी आप बोले थे ये, आप बोले थे वो। मैं बोल रहा हूं ना बार बार, अभी भी 15 दिन समय बचा हुआ है बबुआ, 15 से 20 दिन है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। अगर ज्यादा डेट भी बढ़ाएगा ना, तुमको ज्यादा दिन नहीं बढ़ाएगा, और मुझे लगता है डेट नहीं बढ़ाएगा। मैं पूरा आपको विश्वास के साथ ये बात अभी बोल रहा हूं, अभी 1-2 दिन और इंतजार कर लो, पूरा एकदम साफ हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जिस तरीका से सेंटर बनाया गया है सीएसबीसी द्वारा, एग्जाम कन्फर्म लेगा, एक बात ध्यान में रखो, और अच्छे तरीका से एग्जाम लेगा कि आपको दिन में तरह ही दिखा देगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसमें काम आता है, सोलर सेल में। सोलर सेल में देखोगे सूरज के प्रकाश को सिलिकॉन लगाया जाता है अर्धचालक में, और वो क्या करता है, वो आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। यानी कि आपको इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आपको आइंस्टीन द्वारा सिद्ध किया गया था। और 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक के क्षेत्र में। ये याद रखिएगा, ये बताए थे कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे फोटोन के रूप में आता है। तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। यानी अति लघु समय है, समय का छोटा माप के लिए आप लोग किस घड़ी का प्रयोग करोगे, परमाणु घड़ी का प्रयोग करोगे। एक तो आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से लगाना है। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग गलत हो जाओ और फिर से आप लोग गलत कर दो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1945 में सबसे पहले ENIAC नाम के कंप्यूटर बनाया गया था। एकियाट और मैचेल्ली ने, दोनों ने मिलकर यह कंप्यूटर बनाया था। एकियाट और मैचेल्ली सबसे पहले 1945 में ENIAC नामक कंप्यूटर जो बनाया गया था। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया गया था, यह बनाया गया था ENIAC और मैचेल्ली द्वारा 1945 में। ENIAC मतलब एकियाट और मैचेल्ली द्वारा आपको ENIAC जिसे बोला जाता है, आपको वो कंप्यूटर बनाया गया था। बड़ा कंप्यूटर था, वही सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक। वैसे देखोगे कि कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले आप देखोगे कंप्यूटर जो बनाए थे, ठीक, वो इस रूप के जो कंप्यूटर देखते हो वैसा कंप्यूटर वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। जीव द्रव के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा, ये देख लो। जीव द्रव से पृथक्करण और संयोजन से संबंधित किसका शाखा, तो वनस्पति विज्ञान की शाखा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है इसको क्या कहा जाता है, ये लगाइए क्वेश्चन, ठीक। ये लगाना है आप लोगों को क्वेश्चन। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। क्या बोला जाता है, टिश्यू कल्चर बोला जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसका आंसर 12 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एक वस्तु दो समानांतर दर्पण के बीच में रखी जाती है। दो समानांतर दर्पण है, मान लो यहाँ पर समानांतर दर्पण हो गया, ये समानांतर दर्पण हो गया, इसके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, एक वस्तु समानांतर। तो समानांतर दर्पण के बीच में अगर वस्तु रख दिया जाता है, समानांतर है भैया, तो ये अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा, अनंत बनते जाएगा। प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 नंबर देखो। सोनार में हम उपयोग करते हैं, ये जो सोनार है ना, ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, यानी कि पानी के अंदर हम लोग देखते हैं कोई भी चीज, जैसे कि पैरासोनिक जो आपको तरंग मतलब कि साउंड तरंग है वो छोड़ता है सोनार, और नीचे जाता है, लड़ता है और फिर वापस आ जाता है। तो उससे पता चलता है कि कोई वस्तु कहां पर है। हवाई जहाज, कोई भी वस्तु पता चल जाता है पानी के अंदर कहां पर है, ठीक।
जस्ट लाइक रडार की तरह। रडार ऊपर की तरफ काम करता है, ठीक ना। रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, और सोनार में जो पानी वाला होता है उसमें आपको साउंड का प्रयोग किया जाता है। साउंड में भी कैसा, पराश्रव यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला साउंड का प्रयोग किया जाता है, जो कि डॉल्फिन करती है, कुत्ता सुन सकता है, ये सब आपको देखता है, करती है। अब देखो इसमें कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब श्रव तरंग किसे बोला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के को कहा जाता है हजार, के को हजार कहा जाता है। हर्ट्ज के बीच के जो तरंग है ये हम लोग सुनते हैं। हर्ट्ज आपको मापक है फ्रीक्वेंसी का। और अश्रव तरंग किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाला। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला हम लोग अपने ना सुन सकते हैं। हम लोग जो सुन सकते हैं यानी मनुष्य, वो श्रव ध्वनि। और रडार में अब देखो जो इस्तेमाल होता, माफ करना, सोनार में जो इस्तेमाल होता है ये पराश्रव ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अंगुली के कोई निशान है, मान लो मर्डर कर कर भाग रहे हो तुम लोग, और अंगुली के निशान को देखोगे कि ऐसे ऐसे आपको ब्रश से ऐसे झाड़ा जाता है और अंगुली का निशान लिया जाता है। मतलब मान लो कि तुम किसी का वेपन मान लो, ये मान लो चाकू है, इसको किसी को घुसेड़ दिए तो इस पर तुम्हारा उंगली का निशान हो गया। अब इस पर उंगली का निशान उभेरने के लिए तुमको कौन सा आपको छिड़काव किया जाता है, देखो कि छिड़काव किया जाता है तो वो तुम्हारा उंगली का निशान उस पर आ जाता है, ठीक ना। ये किया जाता है फ्लोरेंस पाउडर का। मैंने ये देखा है, इसका किया जाता है क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसमें एक मर्डर हो गया था, सीआरपीएफ वाले आकर मर्डर कर दिए थे। सो उस समय मैं आपको सैदपुर हॉस्टल में था, दिलीप भैया थे, तो आप देखिएगा उसमें ये आए थे पूरा पुलिस और इस पूरा, मैं 11th क्लास में उसमें पढ़ रहा था, 12th में 11th में पढ़ रहा था। तो उसमें देखा कि वो छिड़काव कर रहे थे, जैसे जहां पर, तो ये पाउडर का छिड़काव कर रहे थे तो वहां पर दाग आ जा रहा था, ठीक ना। तो ये चीज आप मूवी में भी देखे होंगे, इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है उंगली के, आपको जो उंगली का दाग होगा उसको उभारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बोला जाता है, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। ऐसे ये दे दिया है। इसका फुल फॉर्म जो होता है एलपीजी का, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है इसमें जो होता है प्रोपेन ब्यूटेन मुख्य रूप से होता है, लेकिन ईथेन का भी मात्रा थोड़ा सा होता है। इसका आंसर सटीक क्या हो जाएगा, यहां पर सी लगा लेना, सी हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखना, सी। और इथाइल मार्केप्टन क्यों भरा जाता है, इसमें गंध के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। 17, निकट दृष्टि दोष रोग मुक्ति रोधी होते हैं। निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु दिखाई दे देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी निकट वाला दिखाई दे देगा लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देगा। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, सो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। न्यूनतम आपको देखने वाला जो दूरी होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन देखो 18 देख लो। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो आ गया। सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, ये पक्का एक क्वेश्चन अपवर्तन से, एक क्वेश्चन परिकिन्नन से, एक क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से तो मेरे एग्जाम में आना है, तो आना है। पढ़ लेना बबुआ लोग, जितना भी एग्जाम्पल बताते हैं ध्यान से सुना करो। सूर्योदय या सूर्यास्त होते समय देखोगे कि लाल दिखाई देते हैं। लाल दूर से आपको आता है क्योंकि उसका परिकिन्नन क्या होता है, कम होता है, उस समय सूरज दूर रहते हैं और वो आपको पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश के परिकिन्नन के कारण। किसके कारण भैया, प्रकाश के परिकिन्नन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है तारे का टिमटिमाना। पानी में कोई रड डालोगे टेढ़ा दिखाई देगा, पानी में सिक्का डालोगे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। पानी में मछली को मारना है तो थोड़ा मछली के नीचे मारना होता है। ये जो होता है ये अपवर्तन के कारण होता है। एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये क्या होता है भैया, ये जो होता है कि हीरा चमकना, मृग का बनना, ऑप्टिकल फाइबर में जो आपको आता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। एंडोस्कोपी जो होता है उसको किस सिद्धांत पर काम करता है, ये वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। प्रखनली पानी में डालोगे तो चमकना होता है, शीशा का चनका हुआ भाग चमकना होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना तो सबसे पहले तो बड़ा होना चाहिए, और बड़ा के साथ वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, बड़ा के साथ काल्पनिक होता है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरबीन की खोज जो किया गया था गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने, देखो ये देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कोई खारा पानी है
उसको शुद्ध पानी में ये करना है, तो वो होता है उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण सिद्ध जो विधि है, इसके द्वारा भी खारे पानी को क्या किया जाता है, शुद्ध पानी में आपको परिवर्तित किया जाता है। ठीक, यानी कि उसका खारापन खत्म किया जाता है। ठीक, जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। शरीर के जोड़ में गठिया रोग हो जाता है, जिसे अर्थराइटिस कहा जाता है। बड़ा खतरनाक बीमारी है, बुजुर्ग में ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे हम लोगों में भी देखने को मिलता है, हम बुजुर्ग हो गए हैं। शरीर के जोड़ों के गठिया रोग जो होता है, अर्थराइटिस जो होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अगर तुम लोग प्रोटीन की मात्रा ज्यादा सेवन करते हो, यानी कि हद से ज्यादा प्रोटीन लेते हो, वो क्या करता है, प्रोटीन तुम्हारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, यानी तुम्हारा जोड़ पर इकट्ठा हो जाता है। और वो किस रूप में इकट्ठा होता है? यूरिक अम्ल के रूप में, यानी कि किसमें? यूरिक अम्ल के रूप में इकट्ठा होता है। अब इसका एक ही इलाज है ना इकट्ठा होने का, भर पेट दबाकर पानी पियो, तो अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत कम होती है। वरना एक बार अर्थराइटिस रोग हो गया, यूरिक अम्ल के प्रभाव आपको एक बार देखने को मिल गया, तो आपको प्रोटीन वाला चीज छोड़ना पड़ता है। ठीक, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, यूरिक अम्ल। हमारे कमर में जो दर्द होता है, सेम यही कारण है। डॉक्टर ने बताया था कि सबसे पहले आप अपना प्रोटीन जो लिए हैं काफी हद तक, क्योंकि उस समय हम दौड़ते थे, मैराथन भी दौड़ते थे, हाफ मैराथन, तो उस समय प्रोटीन खूब दबा कर खाते थे, पनीर हुआ, ये सब पूरा एकदम दबा दबा कर। इसलिए मैंने इतना खा लिया और बीच में क्या किया, रेस्ट कर लिया, और बीच में रेस्ट कर लिया, देन उसके कारण देखोगे कि ये आपको यूरिक अम्ल बढ़ गया। और यूरिक अम्ल अगर शरीर में बढ़ता है तो सबसे पहले तालू का एक अंगुली दर्द करता है, या तो अंगूठा करेगा, फिर तालू के थोड़ा सा नीचे दर्द करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है, और फिर समझो कि इतना बिजोड़ जकड़ लेता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। 22 देखो, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, इसमें लाल प्रकाश प्रयोग होता है, ये किस कारण से प्रयोग होता है, ये बताना है। लाल प्रकाश किस कारण से प्रयोग होता है? कैसे? सर आपसे जरूरी बात करनी है, कैसे हो सकता है? व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर देना, समय मिलेगा तो हो जाएगा। अगर तुम लोगों को ये दिमाग में आता है कि लड़की सब लिपस्टिक लाले काहे लगाती है, आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से देखोगे, चुनहोदड़ों से भी ये साक्ष्य मिला है लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक ही क्यों लड़की लगाती है, तुम लोग सोचो। क्योंकि लाल तो खतरा की निशानी है। लड़की लिपस्टिक क्यों लाल लगाती है? क्योंकि दूर से ही दिखाई दे एकदम कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, दांत उजला दिखाई दे, काला दिखाई दे, उसको कोई मतलब ना है। ये दोनों ओंठ जो होना चाहिए, दूर से ही लाल लालिमा छा जाना चाहिए, क्योंकि लाल दिखाई देगा दूर से। इसीलिए देखोगे कभी भी लड़की औरत लिपस्टिक लगाकर गाय भैंस के सामने नहीं जा सकती है। अब भूल कर जाना भी मत कभी भी लाल पहनकर गाय भैंस और सांड के सामने, न तो खेद कर मारता है। ठीक, नहीं ना देखेगा कि तुम्हारा लिपस्टिक कौन का है, एलोवेरा का है, तुम्हारा लिपस्टिक किसका है। कौन कौन आता है ना जी, अरे ये जो आलिया भट्ट प्रचार करती है, कौन कौन लक्ष्मी का प्रचार करती है, और कौन कौन को होता है, बहुत महंगा महंगा लिपस्टिक मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि लिपस्टिक लगाइबू बचिया तो समझ लो गाय भैंस देख लीसन खेत के मरियसन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। क्यों भैया प्रयुक्त होता है? क्योंकि इसका तरंगधार क्या होता है, अधिक होता है, और जिसके कारण इसका परिकीर्णन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लंबे समय तक उपवास रखने के स्वार्थिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? अगर लंबे समय तक उपवास रखोगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, ये बता दो। अरे कुछ नहीं, कितना भी स्कोर आ रहा है बबुआ बच्चिया, डरने की जरूरत ना है। ठीक, बस सेट लगाते रहो। और एक बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि एनालिसिस करो, कौन सा सेक्शन कमजोर है उसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। ठीक, टेस्ट लगाने का ये फायदा होता है। लंबे समय तक उपवास अगर रखोगे, मतलब प्रभावित जो होता है ये गुर्दा होता है। सबसे अधिक जो प्रभावित होता है ये क्या होता है? गुर्दा, तुम्हारे किडनी फेल हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर ये बोलता है कि भैया एक दिन उपवास रख लिए, 6 घंटा रख लिए, 2 दिन रख लीजिए लगातार। अगर जो भी लोग उपवास रखता है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उसका गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए अगर उपवास तोड़ा भी जाता है ना, तो आप देखोगे कोई भी प्रोटीन वाला चीज खाकर नहीं तोड़ा जाता है, या कोई भी ऐसा हार्ड चीज नहीं खाकर तोड़ा जाता है जो कि किडनी एक बाइक काम करना स्टार्ट करे। जिससे कारण क्या होगा कि अगर एक बाइक कोई चीज बंद भी होता है और एक बाइक उस पर भार भी बढ़ाओगे, तो या तो कोई ना कुछ तो डैमेज होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप उपवास हैं तो आलू उबला हुआ खाइए, डायरेक्ट आपको एनर्जी मिलेगा। ग्लूकोज का सेवन कीजिए, डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा, उसमें किडनी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है ये किडनी पर होता है।
और ये किडनी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा दिन उपवास रखोगे तो काम उतना नहीं मिलेगा और फिर बाद में क्या होगा, तुम्हारा फंस जाएगा। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, आपको कौन सा लगाना है, आपको सूक्ष्म तरंग। सबसे ज्यादा जो रिमोट में इस्तेमाल होता है सूक्ष्म तरंग, और रक्त का भी होता है लेकिन सबसे अधिक आपको क्या होता है, सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट कंट्रोल में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग रेडियो तरंग लगाते हैं, भैया रेडियो तरंग जो होता है वो सिग्नल के लिए होता है, ठीक ना। ना पहले एफएम धराया जाता था, सिग्नल बिलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। एकल क्षारक युग में परिवर्तन से, एकल क्षारक दे रहा है, यानी कि एकल क्षारक युग में परिवर्तन से क्या होगा, बताओ। एकल क्षारक युग में परिवर्तन से इसमें क्या होगा, ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए। हलवा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो लगाइए। ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन देखो था कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन से क्या होता है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन से क्या होता है। यहां पर डीएनए छूट दिया है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म परिवर्तन से जो होता है ये बिंदु परिवर्तन होता है। क्या होता है, बिंदु परिवर्तन होता है। सो वहां पर ये छूट गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, यहां पर छूट गया है, ठीक। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषज्ञ चयनित किए थे। आपको मेंडल जो साहब थे, मेंडल को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है। तो यह है मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषज्ञ चयनित किए थे। तो ये 7 चयनित किए थे, ठीक। और समान पौधा था ये जो मटर का पौधा था, ये गार्डन पी था, आपको जानते हैं, और उसी पर ये किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल के किस निचली परत में होता है। तो आपको भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है वायुमंडल के निचली परत में देखा जाए तो। ये क्योंकि कि उस समय स्थिरता लाना होता है। ये क्या होता है, स्थिरता लाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखो। परजीवी गाय रोजी के दूध, रोजी के दूध छुटकी गाय है, आकार में छोटी को थी ये, मतलब साइज में देखा जाए तो रोजी के दूध जो था, ये रोजी किसका नाम है, परजीवी गाय है रोजी, मतलब आपको जेनेटिक मॉडिफाई गाय है, ये आप समझो। और इसके जो दूध में प्रोटीन मिलता था, ये कौन सा प्रोटीन होता था जो कि छोटे छोटे बच्चों को दिया जा सकता है अगर माई का दूध ज्यादा नहीं हो रहा है तो। सो मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो है ये आपको इसके दूध में मिलता है, इसलिए डॉक्टर सब इसका ज्यादा आपको बोलते थे, ठीक ना, वैल्यू देते थे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। सीएनजी का मुख्य बना होता है, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है, सीएनजी जो बना होता है ये किसका बना होता है। सो सीएनजी हुआ प्राकृतिक गैस हुआ, दलदली क्षेत्रों से जो गैस निकलता है CH4 होता है, और ये आपको धान के खेतों में जो गैस निकलेगा CH4 निकलेगा। एक लड़का पूछा कि सर जी का धाने के खेत में खाली मीथेन निकलता है, कहीं से और भी मीथेन निकलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक लड़का पूछा कि सर जी और कहीं से निकलता है कि खाली धाने के खेत से निकलेगा। तो जहां पर दलदली वाला क्षेत्र होगा, जहां चीज सड़ता है वहां से मीथेन निकलने लगता है, ठीक। अब ये चीज हो गया कि ये कोयला के खान में भी निकलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां पर ए लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। रसोई गैस में प्रयुक्त की जाने वाली बर्तनों पर न चिपकने वाली एक परत लगाई जाती है। इस समय देखोगे कि जो बर्तन आता है उस पर काला एक परत लगाया जाता है, पतला से परत होता है कि चिपके ना, वो होता है टेफ्लॉन। क्या होता है वो, टेफ्लॉन का परत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आओ अब जीके में एंट्री मारते हैं, करंट अफेयर जीके हिंदी। हाँ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। क्वेश्चन नंबर 31, विरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है। विरक्ति, विरक्त या विरक्ति का आपको विलोम शब्द जो होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। अनुरक्ति होता है। क्या क्या लगा रहे हो तुम लोग, सर आपका क्लास कितने बजे लाइव चलता है। बबुआ ये तो हमको ना पता है कि हमारा क्लास कितने बजे लाइव चलता है, हमको जब भी समय मिलता है हम आ जाते हैं आप लोगों के सामने। अनुरक्ति हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक
ये शब्द नहीं है, देख लो बबुआ, यहां पर देख लो नहीं है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। विजय है, संजय है, अजय है, ये हो जाएगा, अंकित हो जाएगा, चंदन हो जाएगा, अन्नू हो जाएगी, राजनंदिनी हो जाएगी। ये सभी व्यक्ति किसी खास व्यक्ति को सूचित कर रहा है ना, पराजय व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। इसमें से उचित शब्द भरना है और वाक्य को पूर्ण करना है। बताओ इसका क्या होगा? उचित शब्द से भरो, क्या होगा? पहले एगो गाना आया था, हम लोग 7 साल पहले एगो हम गाना सुने थे मनोज तिवारी का, कि तू ही हमार जान हो, तू ही हमार परान हो, कहत काट के दे दी करेजा के, आ गड़हा में ले जइह, मतलब फेंक दिह ले जाके, ठीक? तो गड़हा में फेंक दिह ले जाके। ये गाना तुम लोग सुने हो कि तू ही हमार जान हो, तू ही परान हो, कहत काट के हम दे दी करेजा के, गड़हा में फेंक के दिह ले जाके, ले जाके। तो हमनी के हम लोग दोस्त लोग बड़ी गाना गाते थे, ठीक ना? तो मजा आता था, मतलब फील आता था अंदर से। मैंने सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। मैंने अपने कहां सोचा भैया, मन में सोचा। कहां सोचा? मन में सोचा। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, भला ऐसा क्यों होता है। तो 33 के आंसर क्या लगा लोगे? मन लगा लोगे, ठीक? हाँ। क्वेश्चन नंबर 34। अब वैसा कहाँ गाना होता? अरे पहले गाना आता था, हाथ में लेके पेप्सी कोला गट गट ढारती या स्टाइल मारती या, ऐसा गाना आता था। ये तो सामने हम गाना बैठकर सुने हैं मनोज तिवारी को 2005 में। जो किसी से लगाव ना हो, जो हमारे शहर में आए थे वो, तो हम लोग रिलेटिव यहाँ ही आए थे, तो हम लोग गए थे देखने के लिए, सुने थे सामने हम। जो किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी से लगाव ना हो, जो किसी से लगाव ना हो तो क्या कहा जाता है? ये बताओ। जो किसी से लगाव ना हो तो क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है निर्लिप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, देखो हिंदी के लिए मैम को एक दे दिया है, हिंदी आपको बनाकर डाल रही हैं और बहुत बेस्ट पढ़ाती है हिंदी, सो आप लोग उनसे पढ़ना। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये जो वाल्मीकि है ना, ये वाल्मीकि, ये जो वाल होगा यहाँ पर, वाल्मीकि ऐसे ना होता है, ऐसे हो गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, तो इसका ये वाला जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक? क्वेश्चन 36 देख लो। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग क्या है? आय हो दादा, सेठ के स्त्रीलिंग का बाय में, सेठ के स्त्रीलिंग का बा, ये बतावा। अरे सेठाइन होई ना भैया, सेठानी होई। का होई? सेठानी। सेठ का आपको स्त्रीलिंग रूप होता है सेठानी, ठीक? जैसे कि हम तिवारी हैं जी, हम तिवारी हैं, तो हमार वाइफ हन तो का कहलन? तिवराइन कहन। भले वो कोनो जाति के हो, खस टाइटलवा का हो जाता है, ये चल जाता है वाइफ को। हमारे एगो सर मिले थे, तो हम लोगों ने पूछा सर जी से 7 क्लास में, कि 7 नहीं, 7 तो हम पढ़े ही नहीं है, सीधे 8 में जंप करके। तो 8 क्लास में मैंने पूछा सर जी से कि सर जी ऐसे कहाँ होता है कि शादी होने के बाद लड़की सबका टाइटल बदल जाता है? तो सर जी मजाक में बोले कि लड़की के कोनो जात ना होला बबुआ। हम बोले ले लो टाइका बोल दिए गुरुजी। लेकिन अब अगर गुरुजी वो मिलते हैं तो हम बोलते हैं अरे सर जी, लड़की सबके जात ना होला, लेकिन लड़की सबके पहचान जो होला वो अपन छिपा कर रखती है। यानी कि अब जो लड़की सब लगा रही है, मान लो हमारा शादी हो गया कोई नाम लो मिश्रा से, या मान लो अनुपमा मिश्रा, कोई लड़की अनुपमा मिश्रा है, तो वो क्या लगाती है पता है? इस समय की लड़की क्या लगाएगी? अनुपमा मिश्रा तिवारी। यानी ओकरा दो को टाइटल लगाने के लिए मिल रहा है, अनुपमा मिश्रा तिवारी। अक्सर हम देख रहे हैं हमारे क्लासमेट भी या हमारे जो रिलेशन में भी बहुत से लड़कियां हैं, वो टाइटल अपना नहीं छोड़ रही है, साथ में पतिदेव जी का भी टाइटल लगा ले रही है, यानी दो को टाइटल लगा रही है। चलो बढ़िया चीज है। निम्नलिखित में से सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देख लो। ये देखो, जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द। भैया जो कहा ही नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द करना है, वो बताओ। जो कहा नहीं गया हो, जो कहा ही नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द का होगा, अकथित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38। चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है? चूहा बिल से
हमारे संसदीय क्षेत्र में मीरा कुमार जी बहुत अच्छा काम करती थी। हाँ चलो, हमारे क्षेत्र से जो पहले मीरा कुमार थे सांसद जो थे, पहली महिला जो आपको लोकसभा के अध्यक्ष भी बनी थी, हमारे बाबूजी बोले मीरा कुमार आ रही हैं। हम बोले भाऊजी थोड़ा अलग बोल रहे, मीरा कुमार आ रही हैं, मीरा कुमार आ रही हैं। हम कहें कि मीरा कुमार कैसे आ रही हैं, हमको समझ में ना आ रहा है मीरा कुमार कैसे आ रही है। तो हम थोड़ा सोचने लगे, बाबूजी लग रहा है कि थोड़ा गलत बोल रहे हैं, ठीक हो सकता है कि मीरा कुमारी बोलना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि मेल पर्सन होगा, तो कि ये आ रही हैं क्यों बोल रहे हैं। तो हम भी सोचे कि चलो देखते कौन आ रहा है। हम देखे कि मीरा कुमारी थी, मतलब वो मीरा कुमार उनका नाम है, वो लेडीज निकली। हम तो चकचिहा गए, हम बोले बड़े भैया ये क्या हो गया। तो चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है भैया, बिल से बाहर निकल रहा है, यानी बिल से बिलगाव हो रहा है, यानी बिल छोड़ कर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो बाहर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन हो जाता है, करड़ जो हो जाता है, बताओ कौन सा होता है, ये बताना है। अपादान होता है, जिसे कर्ता ने कर्म को करड़ से, वो जो करड़ वाला जो से होगा वो बिलगाव की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन जो अपदान वाला से आता है वो बिलगाव की स्थिति में, मतलब कि बिछड़ने की स्थिति में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, अपदान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देख लो। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे बोला जाता है, भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना एकल त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है, वो कहां पर किया है भैया, वो कहां पर किया है बताओ, आंसर लगाओ। तो वो जो किया है ओमान की खाड़ी में किया है। कहां पर किया है, ओमान की खाड़ी में किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, देख लो ऑप्शन कहां दिया है, ओमान की खाड़ी में इन्हें किया है। कौन सा भैया, तो संयुक्त अरब अमीरात, भारत और फ्रांस अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किए हैं। पहला है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में प्रथम हो गया। डिजिटल भुगतान के मामले में हमसे आगे चाइना चमगादड़ था, लेकिन उसको भी हम लोग डिजिटल भुगतान के मामले में बीट कर दिए, और भारत जो हो गया है यह प्रथम हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी। क्वेश्चन 41 देख लो। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन क्या हो। भाई पहले ये याद रखना, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन, पहली महिला कबड्डी लीग, पुरुष तो कबड्डी लीग हो रहा है, पर महिला कबड्डी लीग का पहली बार आयोजन हुआ था। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का जो आपको देखोगे आयोजन हुआ है, ये कहां पर हुआ है, तो ये अपना भारत से बाहर यानी दुबई में हुआ है। कहां पर, दुबई में हुआ है। और यहां पर देखोगे कोलकाता वाली जो टीम है वो जीती थी, ठीक, उमा कोलकाता कर नाम था आई थिंक उसका, वो ये जीती थी टीम। यानी कबड्डी जो है हम देखते रहते हैं, मजा आता है कबड्डी देखने में। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी। लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो प्रधानमंत्री रखे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में रखे हैं। कहां पर रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रखे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी। धर्म गार्जियन जो आपको युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और जापान द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 43 देख लो। अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये एक आपको रैंक निकालता है न्यूज के मामले में, न्यूज के मामले में, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक निकालता है। भैया भारत की स्थिति बहुत दयनीय है, भारत का रैंक जो है 161 है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। चूज द करेक्ट एंटोनिम। जेवलाइन के जो होता है, यानी जेवलाइन जो होते हैं, मतलब कि वो आपको कम होता है, एज 18 से कम हो जाता है, उसका जो हो जाता है आपको एंटोनिम जो हो जाएगा मैच्योर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लो ऑन स्टॉप, ब्लो ऑन स्टॉप का मतलब क्या होगा, लूज वन टेम्पर, टेम्पर माने गुस्सा होता है, लूज वंस टेम्पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाओ, मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश का तो बुद्धि तनी मनी होना चाहिए तुमको। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट कैसे लिखा जाता है, सो डिजर्टिफिकेशन आपको पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, ये लगाओ। डिजर्टिफिकेशन क्या होगा, इस आसान क्वेश्चन बस ध्यान से देखना है तुमको और आगे बढ़ जाना है। हाँ, डेजर्ट जो होता है उसमें फिकेशन लग गया है, डेजर्टिफिकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। डायरेक्शन, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। यू शुड आवर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो हमारा क्या होगा, हम अपना वोट कास्ट करेंगे, कास्ट, ठीक। आवर वोट, यू शुड माने हमारा होना चाहिए, शुड माने होना चाहिए, यू शुड आवर वोट
वाइजली टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, मजबूत करेगा ना डेमोक्रेसी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको 47 का क्या हो जाएगा? कौन वाला कास्ट होगा? क्या लगा रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन वाला कास्ट होगा बताओ? कास्ट माने एक होता है जाति और एक होता है तुम्हारा वोट डालना, यानी क्या हो जाएगा? कास्ट। बी हो जाएगा 47 का। 48 देख लो, सेलेक्ट ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रेगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। किसी रेस पर आपको देखोगे आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, सेग्रेगेशन करना, ये क्या कहलाता है ये बताना है। तो नहीं कहते हैं हम लोग रंग के आधार पर भेद करना, रंग भेद करना, यानी कि रंग के आधार पर भेद करना क्या हो जाएगा? रंग भेद हो जाएगा और उसे कहा जाता है एपार्थाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 49 देख लो, चूज द करेक्ट सिनोनिम। हजार्डस, हजार्डस जो होता है, जैसे कि नहीं हम लोग बोलते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ सभी हजार्डस होते हैं, तो हजार्डस मतलब क्या होता है भैया? डेंजरस, यानी खतरनाक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिनोनिम पूछ रहा था। पटना पुस्तक मेला का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? पटना में पुस्तक मेला लगा था, तब से देखोगे पटना में पुस्तक मेला लगता है गांधी मैदान में। तो पटना पुस्तक मेला का सबसे पहला आयोजन जो हुआ था ये 1985 में हुआ था। क्वेश्चन 51 देख लो, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मंगरौनी बिहार के किस जिले में है? प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है मंगरौनी, ये तीर्थ स्थल है, घूमने जाने वाला जगह है, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको मिथिला बोला जाता है यहाँ पर, ये अपना मधुबनी में है। कौन सा है? मधुबनी। और मधुबनी पेंटिंग तो आप लोग जान ही रहे हो, जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, उपेंद्र महारथी पुरस्कार, उपेंद्र महारथी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ, उपेंद्र महारथी पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। तो उपेंद्र महारथी पुरस्कार जो दिया जाता है बिहार में, ये कला और आपको शिल्प के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये शिशु कहां से हो गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी के याद में आप देखोगे मनाया जाता है, ठीक, जन्म तिथि पर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? लगाइए क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ये, लगा लो 24 जनवरी। क्वेश्चन पूछता है, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, भास्कर के लीलावती का विषय क्या है? भास्कर ने एक पुस्तक लिखे थे लीलावती, ये किस विषय का मूल पाठ है? लीलावती में क्या बताया गया है भैया? लीलावती में है गणित के बारे में। क्या है? गणित के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहां देख लो, क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। आज टीचर डे था ना, वाक्यांश में देखो ये क्या है? वाक्यांश है जस्ट डू इट। जस्ट डू इट किसका? आपको ये जो वाक्य है किसके द्वारा दिया जाता है? ये नाइक का है वाक्य। किसका है? नाइक जुतवाना आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी। क्वेश्चन नंबर 56, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, ये किस राज्य से प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार यानी बिहार में है, बिहार में है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जिला है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? 1901 से देखोगे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था, उन्हीं के पैसों से ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। और ये जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में पूछ रहा है? नहीं दिया जाता है मैथ में, नहीं। एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथ में, ये आपको नोबेल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। साहित्य, विज्ञान, शांति और शास्त्र विज्ञान में भी आप देखोगे, तीनों विज्ञान में दिया जाता है, ठीक, ये सब में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में देखोगे CR दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब ये थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, इसको मिलान करना है ना, तो सभी आप क्वेश्चन देख लो। 1 मिनट रुक जाओ, छोटा कर देता हूं इसको। हाँ, अब लगाओ, अब आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर लगाओ। चलो, ये क्या है ये देख लो बढ़िया से। सोशलिस्ट पार्टी का मैंने बताया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ये देखो कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएंगे PC जोशी। स्वराज पार्टी के हो जाएंगे तुम्हारा CR दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल भैया, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913। तो ये आपको देखोगे मिलान हो गया। ये देखो सोशलिस्ट पार्टी है, ये लाल मनोहर लोहिया है, मतलब ये हो जाएगा 2।
या राम मनोहर लोहिया, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी का पीसी जोशी हैं, स्वराज पार्टी का सीआर दास है, और गदर पार्टी का लाला हरदयाल हो जाएंगे। यानी कि ये ए वाला ऑप्शन आपको निकल कर आ जाएगा इसके आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन ये कहां कराए थे? कौन? सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन, ये देखोगे 2 कराए थे, और ये धार्मिक सम्मेलन कहां कराए थे ये बताना है। ये कराए थे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कन्नौज और प्रयाग। प्रयाग, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। अमेरिका की खोज किसने किया था भैया? अमेरिका की खोज देखोगे 1492 में ही हो गया था, और अमेरिका की खोज पर ये नहीं, ये भारत की खोज पर निकला था। इसका नाम है कोलंबस, और ये अमेरिका में पहुंच गया था। वास्को द गामा 1498 में देखोगे कालीकट यानी केरल के बंदरगाह पर आया था, भारत में आप देखोगे। ठीक ना, क्वेश्चन पूछता है। 61 देख लो। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था भैया? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय था 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था भैया? तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था 1939 से 45। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। क्वेश्चन 62। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? यानी कि हम ईश्वर के परछाई हैं, हम ईश्वर के नाम से सत्ता संभालेंगे, ईश्वर के नाम से हमको ईश्वर ने भेजा है यहां पर शासन करने के लिए। नियामत ए खुदाई, सजदा एंड पेवोस की प्रथा लागू किया था, नौरोज त्योहार मनाने की भी बोला था। ये कौन हो जाएगा भैया? बलबन। लॉ एंड रक्त की नीति भी लागू किया था, कौन भैया? बलबन। खतरनाक शासक कौन? क्रूर शासक बलबन। राज्य के देवीय सिद्धांत भी लागू किया था, कौन? बलबन। और राज्य के देवीय सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने भी लागू किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक, और इससे पहले आए थे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका गुलाम इल्तुतमिश था, दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में मृत्यु हो जाता है चौगान खेलते हुए, पर दिल्ली आपको सल्तनत के संस्थापक बोला जाता है, आपको किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इल्तुतमिश को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? हम कोई भी गुट में काम नहीं करेंगे। नहीं है कि एक तरफ अमेरिका वाला शक्ति, एक तरफ रसिया वाला शक्ति, दोनों अपने में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, सो हम गुट निरपेक्षता में काम करेंगे। नैम हमारा जो आपको है नीति है हम लोगों का, भारत का जो पॉलिसी है, विदेश पॉलिसी, इसका आपको देखोगे पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 64। मुगल काल में उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप, ये देखो उत्तर पश्चिमी भारत, ध्यान में रखना, उत्तर पश्चिमी भारत अभी कौन हो जाएगा? आप देखोगे लाहौर वाला क्षेत्र हो जाएगा ना। सो लाहौर में आप देखोगे हस्तशिल्प, आपको क्या क्या उत्पादन होता था? हस्तशिल्प का उत्पादन होता था, और वितरण का केंद्र था। ये कब भैया? मुगल काल के, मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 65। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ये इस धातु से परिचित नहीं थे भी देता है, प्रयोग भी नहीं करते थे, बट कहीं कहीं से साक्ष्य मिला है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा के लोग किसका आपको प्रयोग नहीं करते थे? लोहा का। लोहा का प्रयोग बड़े स्तर पर देखोगे उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? लोहा का। बाकी तांबा, सोना, कांसा, ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है। अब आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सबसे पहला शहर तक खोजा गया था रावी नदी के किनारे, आपको दयानंद सहारी द्वारा 1921 में खुदाई किया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का मूल नाम आप देखोगे, मुख्यतः जो नाम सटीक है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1861 के जो नियम आया था उस समय महारानी विक्टोरिया के नाम से अब शासन होने लगा था। और आप देखोगे 1861 का जो अधिनियम आया, फिर देखोगे उसी समय आईपीसी भी आया था, इंडियन पिनल कोड भी आया था। इंडियन पिनल कोड के समय भी यही था, आपको लॉर्ड कैनिंगवा था आईपीसी के समय भी। और आप देखोगे कि 1861 भारतीय, 1862 में भी आप देखोगे 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, आप जानते हैं। फिर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी स्थापना होता है। अब ये देख रहे हैं 1861 में जो परिषद अधिनियम आया था, आर्टिकल 123 के तहत आप देखोगे जो आपको अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, इसी अधिनियम से निकल कर आया था, जो कि उस समय वायसराय जारी करते थे। तो ये अध्यादेश ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक, जिसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन 67 देख लो। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था?
ये बताओ इसमें से एगो कौन यूनानी कवि था? होमर। होमर क्या था? एक यूनानी कवि था। क्वेश्चन 68 देखो, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो मैं बुक खरीद कर ला दिया हूं, मैं बस आपको एक झटका से दिखा रहा हूं। ये देख लो, बुक खरीद कर ला दिया हूं, 15 को सेट है, लेकिन इस सेट को देखोगे ना मजा आ जाएगा भैया एकदम। देखो जिस तरीका से मैंने क्वेश्चन सेट किया है उस तरीका से, और ऐसा अलवा जलवा नहीं सेट है कि कोई भी प्रकाशन उठा कर दे दिया, नहीं, 15 को टोटल सेट है। ये मैं आपको ग्रुप में करा दूंगा 15 सेट, आप देख सकते हो। इसमें मैं इसको तोप लेता हूं, ये देखो 15 को सेट है, ये देखो 15 को सेट है, और इसको मैं करा दूंगा ठीक है एकदम। और फिर ये भी मैंने 600 का बुक लाया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन अच्छा अच्छा कराने के लिए। ये 600 का बुक है, समझ लो 660 रुपया का, इसका दाम है 1200। तो हम तो बुक खरीद ही सकते हैं ना, हमारा पास पैसा आप लोग देते हैं, तनी मनी मिल जाता है, वो आप ही लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलो क्वेश्चन नंबर 68, संविधान में राज्य के नीति निश्चित तत्व जो है ये शामिल किए गए किस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में संविधान के भाग पूछे, भाग 4 में डीपीएसपी दिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। वर्ष, आप कहोगे सर जी काहे छिपा लिए, नमवा काहे ना दिखाए? हम प्रचार करने यहां नहीं आए, ठीक, मैं कोई भी बुक का प्रचार नहीं करता। हाँ जो चीज जरूरी होता है, अब तुम लोग को मैं बोल दूंगा दौड़ने लगोगे, कौन सर बुक बताए थे 15 को सेट है जल्दी मंगाओ, और तुमको लोग ठग देंगे पैसा में, इधर उधर भेजने में ज्यादा पैसा ले लेगा। हमसे है जब हम कराइए देंगे, पीडीएफ दे देंगे, तो तुम लोग को चिंता करने की क्या जरूरत है, ठीक, पीडीएफ मिलिए जाएगा तो सब चीज हो जाएगा। तो ये देखो 69 देखो, वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो 1928 में ना नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसका आपको लोग नहीं माने थे, ठीक। सो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर। और ये मौलिक अधिकार वाला पार्ट के लिए देखोगे ज्यादा मांग 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। क्वेश्चन नंबर देखोगे, अध्यक्षता उसी समय वही कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन का। 70 देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पार्थिक ये देख लो, ये क्वेश्चन अक्सर लोग गलत लगा देते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और सुधार करेंगे। ये मैं देख रहा हूं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो, ठीक, इसके आंसर लगाओ। आज से लाइव आने शुरू हो गए हैं, चिंता मत करो, सब हो गया, रक्षाबंधन बीत गया, सब मस्ती हो गया, अब से पढ़ाई वनली, जितना दिन बचा है चौचक पढ़ाई। बताओ इसका आंसर। बहुत अच्छा, देखो बहुत लोग ए लगा रहे हैं। अरे भैया ये देखो पूछ रहा है नागरिक का कर्तव्य क्या होगा। नागरिक का कर्तव्य दिया है तुम्हारे भाग 4 के ए में दिया हुआ है, और ये कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 51 के ए में देखोगे एक कर्तव्य होता है कि पर्यावरण का संरक्षण सुधार के लिए ये मिलेगा तुम्हारे 51 के ए में मिलेगा। कहां पर? 51 के ए में। ये जो होगा ये राज्य की नीति निश्चित तत्व में होगा, यानी डीपीएसपी में। ये किसको दिया गया है? डीपीएसपी आयरलैंड से जो लिया गया है, ये आपको दिया गया है, राज्य का कर्तव्य दिया गया है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, भारत में क्या है भैया? भारत में देखोगे अभी 6 राष्ट्रीय दल है। अभी देखोगे आम आदमी पार्टी भी जो आपको दल था वो बन गया है राष्ट्रीय। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा है? बहुदलीय व्यवस्था है, और राष्ट्रीय दलों की संख्या अभी फिलहाल में 6 है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लो, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का तात्पर्य जो होता है, तो एक साल के अंदर जो भी सेवाएं और आपको उत्पादन होता है उसका आपको जोड़ होता है, ये सकल घरेलू उत्पादन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सेवा सामान दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, देश का प्रथम नागरिक होता है, देश के प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका प्रमुख होता है। आप देखोगे कि जो भी काम किया जाता है उन्हीं के नाम पर काम किया जाता है, कार्यपालिका वाला, और जो भी राजदूत की नियुक्ति करते हैं वो भी करते हैं, जितने भी मंत्री है केंद्र स्तर पर नियुक्ति वही करते हैं, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति वही करते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं कौन भैया? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, यही देख लो आ गया ना, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये थी मीरा कुमार। मीरा कुमार, ये आपको मीरा कुमार हैं, ठीक। ये बोली कि हम अपने बाप का बेटी नहीं बेटा हैं, इसलिए हम टाइटल कुमार लगाएंगे, तो ये मीरा कुमार इनका नाम है। ये अपना सासाराम संसदीय क्षेत्र से जब चुनाव जीती थी अपना, तो वहां से आप देखोगे ये पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष बनी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। और दूसरी लोकसभा के महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बनी थी। क्वेश्चन 75 देखो, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय तक? तो राष्ट्रपति दो ऐसे हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था इनका, और इनका भी आपको नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको मात्र 2 साल के करीब आपको ये अपना कार्यकाल पूरा किए थे और इनके पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। आगे देखो क्वेश्चन यहां से 76 देख लो, नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में समानतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो नदी जो डेल्टाई, देखो डेल्टा जब बनता है कब? जब नदी लाकर निक्षेप छोड़ देती है समुद्र के किनारे, तो वो त्रिभुजाकार का भी बन सकता है। और ये पूछ रहा है कि ये जो आपको बनेगा, मतलब उसमें जो आपको बस्तियों में जो आपको प्रतिरूप पाया जाता है, यानी जो रहते हैं लोग बस्तियों में, वो कैसे रहते हैं, ठीक ना? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिरूप कैसा पाया जाता है ये बताना है। तो वो जो पाया जाता है, ये देखोगे कि ये आपको पंखा की तरह पाया जाता है। कैसे? फैन की तरह पाया जाता है, ठीक। बस्तियों का प्रतिरूप कैसे पाया जाता है? फैन की तरह पाया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मतलब लोग घर वैसे बनाकर रहते हैं जैसे रोड के किनारे लोग लिनियर पोजीशन में नहीं रहते हैं। हर एक बिहार में ही देखोगे, हम लोग के रोहतास में चले जाओ तो हम लोग यहाँ गांव जो मिलेगा उसका प्रत्येक घर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी कि हम लोग का जो गांव है ये आपको ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक। लेकिन यही छपरा में चले जाओ, सीवान में चले जाओ और गोपालगंज में चले जाओ, ज्यादातर जो घर मिलते हैं गांव में भी वो रोड के किनारे मिलते हैं, लीनियर पोजीशन में मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखोगे कि आप कहाँ पर, मतलब खेत में भी घर लोग बनाकर अकेले रह रहे हैं। ये आपको डर नहीं है चोरी का, डकैती का, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये सब चीज देखे, हर जगह का नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहां जहां पर देखे हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम को पूरब से जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है पश्चिम में किसको किसको जोड़ती है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है, व्लादिवोस्तोक से रसिया में आप देखोगे ये जोड़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 78 देखो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपना मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दुधवा जो है अपना यहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। बिहार में अपना वाल्मीकि है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन 79, भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत के सबसे लंबा बांध जो है ये कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबा लगभग 25 किलोमीटर लंबाई है। लंबा है, ऊंचा नहीं है, लंबा है, लंबा लंबा। यह है महानदी पर बनाया हुआ उड़ीसा में बांध, हीराकुंड। कौन है? हीराकुंड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 80 लगाओ। क्या दिक्कत है? हाँ 80 लगाओ। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन के उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जब भी सदाबहार वन होंगे लगभग उष्णकटिबंधीय या होते ही उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय उस क्षेत्र में जहां पर सूरज के प्रकाश ज्यादा मिले, पानी ज्यादा हो, तो वहां पर आपको पेड़ बहुत अच्छे निकलते हैं, यानी पेड़ खिलते हैं, वहां पर विविधता ज्यादा पाया जाता है। और ये जो वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, इनका पत्ता जो होता है सालों भर खिला रहता है, ठीक। तो ये देखोगे, यानी कि एक पेड़ का अगर गिरेगा भी तो दूसरा पेड़ का इतना खिला रहेगा कि लगेगा ही नहीं, कैनपी लगेगा ही नहीं कि कम हो रहा है, ठीक ना। तो वो उतना होता है। ये सदाबहार वन हमारे देखोगे पश्चिमी घाट में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे, आपको असम वाला क्षेत्र में मिलेगा, ये सब आपको मानी पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। आगे देखो, असम में चाय अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, वृष्टि छाया क्या कहलाती है? वृष्टि छाया कहलाती है, मान लो कि ये जो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, कौन? ये याद आता है आपको, ये जो है मतलब तमिलनाडु का चेन्नई वाला क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी घाट यहां पर पड़ता है। और यहां से आप देखोगे पश्चिमी घाट इतना ऊंचा है कि आपको जलवायु टकरा कर आपको देखोगे इसके पश्चिम में ही काफी बारिश कर देती है, इसलिए यहां पर बारिश भी होता है और तापमान भी ज्यादा है, इसलिए यहां पर आपको देखोगे कि सदाबहार वन भी पाया जाता है। और वहीं आपको देखोगे कि ये इधर पानी नहीं आ पाता है, यानी कि आपको देखोगे सिर्फ हवा आता है जिसमें नमी भी नहीं होता है, वो चेन्नई में देखोगे वृष्टि छाया पड़ जाता है। और चेन्नई में कौन होता है? लौटते हुए मानसून से आपको बारिश होती है जाड़ों के दिन में, भी याद रखिएगा। तो ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता हो, ये सटीक आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन डेल्टा भी है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा बनाया हुआ विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन राष्ट्रीय आपको टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ पर आपको वन भी है, यह है पश्चिम बंगाल में। आगे सुंदरी नामक वन के कारण इसका नाम सुंदरवन है। यह देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती है, ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा होती है? तो ये होती है किसका निर्धारित मात्रा होती है, ठीक।
सोना और विदेशी जो प्रतिभूति होती है इसकी निर्धारित मात्रा होती है, ठीक ना। जो भारतीय रिजर्व बैंक है जो नोट जारी करता है आरबीआई, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था 1935 में, और एक्ट अगर पूछे तो 1934 का एक्ट है। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, यह भी पता होना चाहिए। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। ये जो होता है बैंकों का बैंक है, हमारा राष्ट्रीय बैंक है। और ये देखोगे जितना भी पैसा होता है उस पर राष्ट्रीय बैंक के जो है यानी आरबीआई के जो गवर्नर है उनका साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, 34 नहीं है 84 है। देख, मुद्रा के अवमूलन से अभिप्राय है। देखो मुद्रा के अवमूलन जो होता है, वैल्यू घटाना, अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूलन हुआ है भारत में, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है कि भारत में मुद्रा के अवमूलन इसलिए किया जाता है कि हमारा निर्यात बढ़े। क्या किया जाता है? निर्यात बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो मुद्रा के अवमूलन से आपको क्या समझ में आता है यह बताना है, ठीक। हाँ चलो, तो मुद्रा का अवमूलन होता है कि मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी करना। 84 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बताओ? 84 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपको? बी। देखो मुद्रा जो होता है ना, उसलिए उसका वैल्यू गिराया जाता है अन्य देशों के मुद्राओं के सापेक्ष में कि आपको निर्यात का बढ़ावा मिले और आयात कम हो। आयात महंगा होगा तो कम होगा और निर्यात सस्ता होगा तो ज्यादा। ये तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने और देशों के लिए तो सस्ता ही होगा ना, तो ज्यादा होगा निर्यात भारत से या कोई भी देश से। तो ये इसलिए अवमूलन 1949 में किया गया था, 1966 में किया गया था, 1991 में किया गया था अवमूलन। इसे बी मुद्रीकरण से मत समझना। बी मुद्रीकरण जो होता है वो क्या होता है? पैसा को वापस ले लिया जाता है, यानी करेंसी क्या हो जाता है? फेक करेंसी बहुत से आ जाता है या ज्यादा ब्लैक मनी हो जाता है तो बी मुद्रीकरण किया जाता है, यानी नया पैसा चलाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 85 देख लो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत की स्थिति बहुत बदतर है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप देखोगे ये पूछ रहा है कि जो आपको कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको जारी करता है। भारत का स्थान 107 होना चाहिए। ये आपको क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है। क्वेश्चन 86 देख लो। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन, या ध्यान में रखिएगा, दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने मार्स मिशन के नासा के साथ उड़ान भरी, मार्स मिशन के नासा के साथ दूसरी उड़ान भरी थी, ये जसलीन कौर जोसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 87 देख लो। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से आप क्या समझते हैं? अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रहा है इसका मतलब आप क्या तत्पर लगा रहे हैं? यानी कि कोई वस्तु पहले कुछ कम पैसा में मिलती थी, अब आपको ज्यादा पैसा में मिलती है, तो इसका मतलब क्या होता है? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, तो ये आराम से लगा लेना कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तभी तो वस्तु महंगा हो रहा है। यानी मुद्रा की वैल्यू भी कम हो रहा है, यानी जो पहले 5 रुपया में 10 को चॉकलेट मिलता था अब 10 रुपया में 10 को चॉकलेट मिलता है। यानी कि जो है मुद्रा का वैल्यू क्या है? अपने आप गिर रहा है और वस्तु की जो है दाम बढ़ रहा है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। और यहाँ से आपको मैथ वाले सर रीजनिंग मैथ कराएंगे, एक बार ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग कीजिएगा, ठीक। चलिए, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा। सर मैथ वाले को बुला देते हैं हम, और सर जी और जल्दी आइए जल्दी। तो मैथ वाले सर आकर मैथ रीजनिंग आप लोगों को कराएंगे, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और तैयारी कीजिएगा, तभी रिजल्ट होगा। ऐसे सेट लगाते रहिए, बीच बीच में मैं आप लोगों को सेट कराते रहूंगा, सेक्शनल टेस्ट भी और ऐसे फुल मॉक टेस्ट भी, कि आप लोग एक्यूरेसी बना रहो और आप लोग झंडा गाड़े एग्जाम हॉल में और रिजल्ट हो, तभी तो मजा आएगा ना मिठाई खाने में। चलो ठीक ठीक है। हाँ यहाँ से देख लेते हैं। थैंक यू आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी सी, लगातार ए बी सी लिखा गया है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद डी को गायब कर दिया गया इसमें, है ना। इसका डी के बाद ई एफ जी लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे जे के एल है तो एम को गायब किया जाएगा। इसके बाद आगे एन ओ पी लिखा जाएगा, है ना। एन ओ पी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का देखिए, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए, हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी, हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 155 हो जाएगा। इसका आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। तो जो सबसे अलग है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सुहावना एक प्रकार के एक मौसम को अनुभव करवाता है, उसी प्रकार सौम्य, समशीतोष्ण, है ना। लेकिन ये जो है आपका शीतकालीन, शीतकालीन जो है आपका एक मौसम के एक एरा को, यानी एक समय को दर्शाता है ना। तो यही सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखेंगे 91 कि 2006 में पारुल की उम्र श्रेयस की उम्र का 1/3 थी। ये कब थी? तो 2006 में थी। यानी 2006 में हम देखते हैं कि पारुल की उम्र श्रेयस, एस से श्रेयस कर देते हैं, श्रेयस की उम्र का 1/3 थी। 1/3 मतलब 1/3। तो इसका हम अगर 3 लिखते हैं तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोला गया कि 1/3 थी। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसका 1 मानते हैं तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? तो 1 का 1/3 यानी 1/3। फिर 3 जाएगा, वहां पे गुना होगा तो उसमें 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए, जबकि 2015 में पारुल की उम्र श्रेयस की उम्र से 2/3 थी। ये कब? तो 2015 में, 2015 में कितना थी? तो पारुल की उम्र श्रेयस की उम्र से 2/3 थी। तो पारुल की उम्र श्रेयस की उम्र की 2/3, 2/3 मतलब क्या? अगर इसका 1 होगा तो इसका 1 का 2/3, 2/3। तो 3 उधर जाएगा, 2 इधर ही रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि पारुल की जन्म का वर्ष क्या है। पारुल के जन्म का वर्ष पूछा गया, यानी किस वर्ष उसका जन्म हुआ वो चीज पूछा गया। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2006 में वह कितने वर्ष का था, ठीक है। तो देखिएगा कि 2006 और 2015 में कितना वर्ष का अंतर होगा? तो 9 वर्ष का अंतर होगा, है ना, 9 वर्ष का अंतर होगा। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर बराबर नहीं है, यानी इसके बीच में 1 का अंतर है जबकि 0 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर बराबर करने के लिए ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर, नीचे दोनों का अंतर 1 का अंतर। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6। अब देखिए अंतर बराबर आ गया क्या? अंतर बराबर आ गया, यानी 3-3 का अंतर हो गया, अनुपात में 3-3 का अंतर हो गया। तो समय में यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष में कितना, 9 वर्ष का अंतर है, जबकि अंतर कितना, 3 का है। तो 3 बराबर 9, 3 × 9, अनुपात 1 बराबर कितना, 3। तो अनुपात 1 बराबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2006 में जो पारुल था, पारुल वह कितने वर्ष का था? तो 3 एकम 3 वर्ष का था। 2006 में यह 3 वर्ष का था। तो जन्म कब हुआ है इसका? तो 3 वर्ष पहले हुआ होगा, यानी 2006 में 3 वर्ष का था तो 3 वर्ष पहले जन्म हुआ है। तो 2006 में से 3 घटाइएगा तो 2003 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2003 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया।
इसमें देखिए क्या हो रहा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 दूनी 12 3 15, यानी 6 में 2 से गुना करके और 3 जोड़ा गया है ना, प्लस 3 किया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 15 में 2 से गुना करके और कितना जोड़ा गया है, तो 5 जोड़ा गया, यानी 15 दूनी 30 और 5 35। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि 35 में 2 से गुना कीजिएगा तो 35 दूनी 70, और इसमें कितना जोड़िएगा, तो 7 जोड़िएगा, क्योंकि इसमें 3 जुड़ा है, इसमें 5 जुड़ा है, तो आगे 7 जुड़ेगा, है ना। तो 77 हो जाएगा, यानी 77, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर आगे 2 गुना करके आप जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, होंगे सर वही, देखिए नहीं है, बैठिए। तो देखिए यहाँ पे ये चीज आप देख लिया कि 77 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कीबोर्ड बेचते समय 33% के लाभ और 11% की हानि के बीच का अंतर 1320 रुपए है। यदि लाभ 21% था तो कीबोर्ड का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे कि लाभ और हानि के बीच में इतना का अंतर है, तो लाभ और हानि के बीच जो अंतर होता है दोनों का योग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 33% लाभ हो रहा है, यानी प्लस में 33% होगा, 11% की हानि हो रही है या माइनस में होगा, तो 33% और 11% दोनों को ऐड करेंगे तो 44% होगा, क्योंकि लाभ और हानि को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 44% का अंतर है, जबकि अंतर कितना है, 1320 रुपए का है। बात बराबर। यहां से हम निकालेंगे तो 11 से 11 चौके 44, 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, 120 बार में, 4 से काटेंगे 4 3 12, यानी 30 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो 30 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों से बोला गया तो 21% अगर लाभ था तो उस कीबोर्ड का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 21% लाभ के साथ आप जानते हैं कि हमेशा आप जानते होंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो 100% होता है, और 21% लाभ के साथ कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 121% हो जाएगा। तो 121% का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसका कितना गुना, तो 121 गुना, तो 30 में 121 से गुना कर दीजिए, तो 30 गुना 121, 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 3630। तो 3630 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 3630, बिल्कुल सही। चलिए देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 70 श्रमिक 60 दिनों में एक रेलवे कंपार्टमेंट बना सकते हैं। यानी 70 श्रमिक अगर डेली काम करते हैं ना, तो 60 दिन में क्या करेंगे कि रेलवे कंपार्टमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 20 दिनों के बाद 30 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। यानी 20 दिन के बाद क्या होता है कि 30 श्रमिक काम छोड़ करके चले जाते हैं। तो अब जाने के बाद कंपार्टमेंट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी छोड़ करके गए हैं तो कुछ ना कुछ काम करके तो गए होंगे, और जो काम बच गया है वह कितना दिन में पूरा होगा, ये चीज पूछा गया। तो ध्यान से समझिएगा कि 70 श्रमिक है, तो यहां पे 70 लिख देना है। ठीक है, गुना
जितना दिन बाद छोड़ करके गया है काम, उसको क्या करना है, तो दिन में से घटाना है। तो गुना 60 में से 20 दिन घटा देंगे, क्योंकि 20 दिन के बाद गया है, यानी 20 दिन तो काम किया है ना। तो 20 इसमें से घटा देंगे तो बच गया कितना, तो 40। इसको लिखिए। इसके बाद RHS साइड में आपको क्या लिखना है, तो देखिए 30 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। तो पहले श्रमिकों की संख्या 70 थी, अब 30 श्रमिक छोड़ दिया है, इसका मतलब कितना श्रमिक बचा हुआ है, तो 40 श्रमिक बचा हुआ है। और यह काम कितना दिन में चलेगा, यानी कितना दिन तक के चलेगा, D2 निकालना। तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी D2 बराबर हमारा हो गया 70, यानी 70 दिन। 70 दिन यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 70 दिन। ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, 70 दिन बिल्कुल सही। चलिए हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। देखिएगा यहाँ पे कि व्यय, व्यय यानी खर्च और बचत का अनुपात कितना है, तो 5:1। तो सोच के देखिए कि 5 रुपया खर्च करती है और 1 रुपया बचत करती है, तो कमाती कितना होगी, यानी उसका इनकम कितना होगा, आय, आय होगा उसका 5 और 1 6 रुपये, 6 रुपये होगा। ठीक है। अब बोला गया क्या कि यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाए, तो इसके इनकम में 10% का वृद्धि हो जाता है। तो 6 में 10% का वृद्धि कीजिएगा, तो 6 का 110/100, यानी 11 छक 66 में 10 से भाग देंगे तो 6.6 हो जाएगा, यानी 6.6 रुपया अब इसको क्या मिला है, तो अब इसका इनकम हो गया। और 20% उसके व्यय में वृद्धि हो जाता है, यानी खर्च में वृद्धि हो जाता है। तो 5 का 120/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 छक 12, यानी 6 रुपये। तो हम लोगों से बोला गया कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिएगा कि आय में से व्यय यानी खर्चा घटा देंगे तो बचत पता चलेगा। तो 6 रुपया 60 पैसा में से 6 रुपया घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 0.6, यानी 60 पैसा। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या हुआ, पहले 1 रुपया बचाता था और बचा रहा है कितना, तो 60 पैसा ही बचा रहा है। तो कितना की कमी हो गई, तो 0.4 की कमी हो गई कि नहीं, कितना में, तो 1 में गुना 100, प्रतिशत में निकालने के लिए पॉइंट हटाएंगे, 1 0 आ जाएगा यहाँ, 1 0 से 1 0, 4 दहाई 40, यानी 40% का परिवर्तन हो जाएगा, यानी 40% का कमी हो जाएगी किसमें, उसके बचत में। ठीक है, उसके बचत में 40% की कमी हो जाएगी। चलिए बिल्कुल 40%। हाँ, अगला देखेंगे कि 27 के पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 27 के पावर 27 है और प्लस 27 है, इसमें 28 से आपको भाग देना है। तो शेषफल पूछा गया, शेषफल पर में यह कहता है, यानी रिमाइंडर थ्योरम यह कहता है कि अंश में हर से तब तक के भाग देते रहिए जब तक कि अंश हर से छोटा न हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है, इसका बेस देखेंगे हम लोग, ये दोनों के बीच में 1 का अंतर है। यानी आप कह सकते हैं कि 27 के पावर 27 है, इसका मतलब 27 गुना 27 गुना 27 गुना 27, प्रत्येक 27 में 28 से भाग दीजिएगा तो माइनस शेषफल 1 बचेगा, माइनस में बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि इसका पावर 27 प्लस में 27 और बटा में 28। अब देखिएगा कि माइनस, बेस में माइनस लगा हुआ है
तो माइनस में एक है, एक के पावर हम कुछ भी करें तो एक ही होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो पावर आपका विषम संख्या है, तो बेस में यदि माइनस लगा हुआ रहे और पावर विषम संख्या हो तो माइनस में ही आता है, तो -1 हो जाएगा। यह हमारा -1 हो गया, अब प्लस में 27 और बटा में 28। अब देखिए 27 में से एक घट जाएगा तो 26, 26 बटा 28, 26 बटा 28, 26 में 28 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 26। बिल्कुल सर, मुझे तो मन ही नहीं लगता है मैथ पढ़ने में। तो मैथ पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो कैसे होगा? मन को तो लगाना पड़ेगा ना। चलिए अगला देखिएगा कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेच देता है, यानी लॉस लगा करके बेच देता है, लेकिन वह 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये चीज निकालना है। ध्यान से समझिएगा कि यहां पे आप देखेंगे कि 36 ग्राम तौलना चाहिए, जबकि तौलता कितना? 28 ग्राम। तो कितना इसको प्रॉफिट होगा? 8 ग्राम का। 8 ग्राम का कितना में? तो 28 ग्राम में। ठीक है, 28 ग्राम में 8 ग्राम का इसको प्रॉफिट होगा, और गुने कितना? तो 100। इसको काटेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 200 बटा में 7%, इतना इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि आप यहां से चाहें तो आप बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं। यहां पे देखिएगा कि उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए यहां पे पहले इतना हानि हो रही थी और इतना इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि प्लस से डिनोट करते हैं, जबकि हानि के कंडीशन में हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो आसान हो जाएगा यह। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा फिर आ जाएगा कितना? तो 2/7 आ जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं, जैसे 8/7 को हम काटेंगे, 8/28 को काटेंगे, 8/28 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी हमारा 2/5 आया। इसका मतलब क्या है? 2/7 आया। इसका मतलब क्या है कि 7 रुपया में कोई सामान खरीदा होगा और 2 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचा होगा, यानी 9 रुपया में बेचा होगा, है ना? यानी इतना प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 7 रुपया में खरीदा और 2 रुपया प्रॉफिट के साथ, यानी बेचा कितना में? तो 9 रुपया में बेचा। इस चीज को आप समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिएगा कि अगर हम इसको 2/7 मानते हैं तो 7 रुपया में खरीदा और 2 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचा, यानी लाभ के साथ बेच रहा है, तो 9 रुपया में बेचेगा। तो इतना यह रेशियो हो गया। इसका यहाँ पे देखेंगे कि 12.5% का वैल्यू क्या होता है? तो 1/8 होता है। 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 होता है। तो यहाँ पे हानि के साथ बेच रहा है, इसका मतलब 8 रुपया के सामान कितना में बेच रहा है? तो 7 रुपया में, यानी 1 रुपया लॉस लगा करके 7 रुपया में। यहाँ से ऐसे आप गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको आप काट भी सकते हैं, तो 7 से 7 कट गया, ये बच गया हमारा कितना? तो 8, और ये बच गया 9। देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट कितना में? तो 8 में, और गुना 100। तो 1/8 बराबर फिर क्या हो जाएगा? 12.5%। 12.5% लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ए बी फार्मूला पे आप बनाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार बनाते हैं तो समय कम लगेगा और कम समय में आप बना सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग ग्रुप में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका LCM कभी नहीं हो सकती है। तो देखिएगा कि HCF जो होता है ना वह LCM को हमेशा काट देती है, और जो LCM यानी ऑप्शन में बोला गया कि कौन इसका LCM नहीं होगा, तो जो ऑप्शन 12 से नहीं कटेगा वही उसका LCM नहीं हो सकता है। तो 12 से देखिए 72 कट जाएगा, तो यह LCM हो सकता है। तो हम लोगों से बोला कि कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। 12 से 12 25 60 ये भी कट रहा है, तो ये LCM हो सकता है। 12 7 84 ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए तो 90 12 से नहीं कट रहा है, अर्थात हमारा यही LCM नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उनके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक था। तो यहां पे देखिएगा कि न्यूनतम अगर हम मान लेते हैं मिनिमम, अगर हम मिनिमम मान लेते हैं x, तो हमारा उच्चतम यानी मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम जो होगा वह 157 रन अधिक होगा, यानी x प्लस 157, ये हो गया। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि पहले यदि हम दोनों को गुना करें तो 27 और 47 यानी 27 पारी है और 47 औसत है। तो संख्या में औसत से गुना करेंगे तो टोटल योग होगा, गुना कीजिए। 7 7 49 के 9 हासिल 4, इसका बाद नजदीक में नजदीक से दूर से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 8 4 12, 12 4 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 46 के 6 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 4 12, यानी 1269, 1269 योग आ गया, 1269 आपका योग आ गया, ठीक है। इसका फिर आगे हम लोग देखते हैं कि शेष 25 पारी यानी 27 पारी में से 2 पारी तो हटा दिया गया है, तो बच गया कितना, तो 25 पारी। तो 25 पारी का औसत स्कोर क्या है, 42 है। तो 25 से 42 में गुना कीजिएगा तो 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 चौके 100, 100, अब 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 के 5 हासिल 5, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, इसका 25 चौके 100 और उसमें 5 जोड़ देंगे हासिल वाला तो 105, यानी 1050। अब ये दोनों को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 27 पारियों के योग में से 25 पारी का योग घटा देंगे तो 2 पारी का बचेगा जो हटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से घटाइए इसको तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। 119, 119, 119 जो आया यह दोनों पारी का योग आया जो हटाया गया था। तो हटाया गया था कौन, तो यही दोनों पारी, ये दोनों के योग, ये दोनों का योग कितना, तो 2x प्लस 157, लेकिन है कितना, 119 है, ठीक है। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, गुना 47 27, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 28 14, 8 4 12, 12 4 16 के 6, 2 3 1 4, 46 के 6 हो जाएगा हासिल 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 1269, ठीक तो है। वो सॉरी यहाँ पे 2 ना होगा, यहीं पे गलती है, 219 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 219 हो गया, 219। अब यहाँ पे देखिएगा कि 157 उधर हम घटाते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 9 में से 7 घटाइएगा 2, 11 में से 5 घटेगा तो 6 और 1 में से 1 घटेगा 0, 62। 2 से काटेंगे तो 31 दूनी 62 यानी x बराबर हमारा आ गया 31। यानी जो हमारा मिनिमम स्कोर है यानी सबसे न्यूनतम जो संख्या है वह 31 है और अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम जो है x प्लस 157 है, x का वैल्यू 31 आप प्लस 157, ठीक है। तो 7 1 8, 5 3 8, 1 के 1 यानी 188 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे किए हैं क्या कि 27 पारियों का औसत रन क्या है 47 है तो 27 में 47 से गुना किए तो 27 पारी में बनाए गए रनों का योग आ गया 1269। इसके बाद 2 को हटा दिया गया यानी मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम जो था स्कोर उसको हटा दिया गया और 2 स्कोर हटाने के बाद 25 पारी बच गया यानी दो पारी हटाया गया तो 25 पारी बच गया। इसका औसत कितना तो 42 है तो 25 गुने 42 किए तो 2500 का योग आ गया यानी 2700 के योग में से 2500 का योग हम घटा देंगे तो जो हमारा 2 का जो योग आएगा वो हटाई गई संख्या का होगा। हटाई गई संख्या कौन है तो यही है न्यूनतम और अधिकतम, ये दोनों का योग इसके योग के बराबर हो गया। x का वैल्यू निकल गया जो कि न्यूनतम स्कोर निकल गया, अधिकतम x प्लस 157 था, x में हम x के वैल्यू में 157 जोड़े तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी P कोई काम को करता है तो इसे 15 दिन का समय लगता है जबकि Q को लगता है 10 दिन। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, ठीक है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद Q को कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। 2 दिन के बाद किसको Q को काम छोड़ करके जाना पड़ता है तो Q को 2 दिन बाद छोड़ के जाना पड़ता है तो दोनों मिल करके एक साथ काम शुरू किए तो 2 दिन तक दोनों मिल करके काम किए होंगे यानी P और Q का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा तो एक दिन में दोनों मिलके 3 या 2 5 काम करेंगे तो 2 दिन में 5 दूनी 10 काम हुआ होगा, 10 काम हुआ होगा। अब 10 काम हो गया इसके बाद चला गया छोड़ के, कौन भाग गया P 15, Q आपका 10, ये हो गया 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। यहाँ पे P और Q दोनों 2 दिन तक के काम किया तो एक दिन में 3 या 2 5 काम हो रहा है तो एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करा तो 2 दिन में कितना काम किया होगा 10 काम, यानी 10 काम हो गया है तब छोड़ करके चला गया कौन Q चला गया, ठीक है। अब P अकेला शेष काम को पूरा करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कि शेष काम बच गया कितना 10 काम तो हो गया, 20 काम बच गया है। अब जो यहां पे है मौजूद वही ना काम करेगा तो P अकेला काम करेगा तो देखिए यहां 20 काम बचा हुआ है, इसके क्षमता से भाग दे दीजिए, प्रतिदिन यह 2 काम करता है तो 10 दिन में यह शेष काम करेगा, 10 दिन में यह शेष काम करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कि P अकेले शेष काम को पूरा करता है। चलिए बात सही है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये चीज पूछा गया। यहां पे ये नहीं पूछा गया कि शेष काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। अगर यह चीज पूछा जाता कि शेष काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा तो आपका आंसर 10 होता, जो कि ऑप्शन में दिया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर भी गड़बड़ करते हैं कि 10 दिन नहीं होगा, होगा कितना दिन तो 12 दिन होगा, क्योंकि पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ है ये चीज पूछा गया है। तो 10 दिन तो P अकेले काम किया है और 2 दिन Q के साथ काम किया है ना। तो 10 और 2 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यही था आप लोग का, और बाकी बात अगले सेट में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।